पहला जो आर्टिकल है वो इंडिया और कनाडा की यूरेनियम डील को लेके है। यूरेनियम एक एलिमेंट आप लेंथेनाइट की सीरीज में भी देखते हो। नहीं नहीं, लेंथेनाइट सारे थोड़ी होते हैं, एक्सेप्शन भी आती है ना। एटॉमिक नंबर कितना था इसका? 92। 92 आपको बताया था। एक थोरियम आएगा, एक प्लूटोनियम था, एक यूरेनियम था। ये तीन एलिमेंट्स आपने पढ़े थे विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर डील्स। ठीक है, चलो शुरू से शुरू करते हैं। याद रखा करो, वो जो आप बोल रहे हो 235, 238, 233, वो आइसोटोप्स आगे, मतलब एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। अब इंडिया और कनाडा की यूरेनियम डील हुई, जो वहां के लीडर हैं वही इंडिया आए थे, तो ये डील साइन कर दी जाती है। मतलब हम क्या करेंगे, कनाडा से यूरेनियम का इंपोर्ट। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर रिजर्व्स नहीं है यूरेनियम के, वो भी अवेलेबल हैं, पर डिमांड को फुलफिल नहीं करते। प्लस जो यूरेनियम के ओर्स इंडिया के अंदर हैं वो बहुत ज्यादा फिसाइल मटेरियल वाले नहीं है। अब फिसाइल मटेरियल क्या होता है, वो अच्छे से बर्न नहीं कर पाता। ऐसे सोच लो, दो तरह की लकड़ी है। जो कनाडा के पास है वो काफी सूखी हुई है, पर इंडिया के पास है वो थोड़ी सी नम आपको मिलेगी। तो जलेगी कौन बेटर? ऑब्वियसली कनाडा वाली जो लकड़ी आएगी। तो वैसा ही कुछ सिचुएशन हमारा यूरेनियम के केस में है। तो यूरेनियम के ऑक्साइड्स येलो कलर के पाउडर फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं। बाद में इनकी पैलेट्स बनानी पड़ती हैं। पैलेट मतलब जैसे गोली नहीं खाते हैं, बस वैसा जैसा दिखता है। या फिर उसकी क्या बनाई जाती है? रॉड्स। फिर ये बर्न करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। बाकी हमें यूरेनियम के लिए डील क्यों साइन करनी पड़ी, तो हमारे कुछ टारगेट्स हैं। 2047 के हैं, 2030 के हैं, देन 2070 के हैं। हमें 2070 तक नेट जीरो एमिटर बनना है, तो उसके लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो इंडिया और कनाडा की ये जो यूरेनियम डील साइन हुई है, अपने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आने वाले कुछ सालों में। जैसे सप्लाई का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 2027 से लेके 2035 तक है। मतलब अभी 26 में डील साइन हुई, फॉर्मेलिटीज होंगी, 27 से यूरेनियम का इंपोर्ट हम करेंगे फ्रॉम कनाडा। तो 2027 से ये टाइम पीरियड चलेगा अप टू 2035। अच्छा, अब कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया आते हैं और यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट को साइन कर लेते हैं। बाकी यहाँ से जो प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकता है, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज आएंगी जिनसे हम यूरेनियम का इंपोर्ट करते हैं। रशिया आपने ध्यान में रखना है हमेशा, रशिया नंबर 1। नंबर 2 आपको कनाडा दिखाई दे रहा है, और पहली बार हम सप्लाई नहीं लेंगे फ्रॉम कनाडा, इससे पहले भी हमने बथेरा यूरेनियम परचेज करा हुआ है। और इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान से भी हम ठीक ठाक यूरेनियम इंपोर्ट करते हैं। सप्लाई का नंबर नहीं हमको पता, अभी उज्बेकिस्तान के साथ भी डील साइन करने को बोला था, पर कितना यूरेनियम हम इंपोर्ट करने वाले हैं उसका नंबर नहीं है पता। जैसे इसका यहाँ पे सारा मेंशन मिलेगा कि 22 मिलियन पाउंड्स, यानी कि 10,000 टन का जो यूरेनियम है वो कनाडा इंडिया की तरफ सप्लाई करेगा। और डील किस किस ने साइन करी है, तो इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और कैनेडियन कंपनी आ जाएगी कैमिको। और कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी रहेगी, तो 2.6 बिलियन कैनेडियन डॉलर, यानी कि 1.9 बिलियन यूएस डॉलर तक। तो इतनी डील है ये, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आ गई। सप्लाई पीरियड अभी नेक्स्ट ईयर से शुरू होगा। जैसे यूरोपियन डील आपने पढ़ी, यूएस के साथ डील पढ़ी, सभी का गैप आता है ना, 6 महीने का आता है, 1 साल का गैप आता है फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने के लिए। तो वैसे इंडिया और कनाडा का रहेगा। और जो दूसरी डील है वो आ जाती है, एक कंपनी है दैट इज कॉल्ड कज़ातोम्प्रॉम। अच्छा, ये कजाकिस्तान की कंपनी है, उज्बेकिस्तान का भी मेंशन है आगे, कजाकिस्तान से भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो कज़ातो, ये तो नाम से पता लग जाएगा, कजाकिस्तान की जो यूरेनियम कंपनी है, तो यहाँ से भी हम इंपोर्ट करते हैं। अगेन इसका भी कितना हम इंपोर्ट करेंगे, डील के बारे में पूरी डिटेलिंग्स हमको नहीं पता। जैसे कनाडा और इंडिया की डील आपने देखी, पूरी क्वांटिटी पता है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू पता है। इसमें ये नहीं है पता कि कितना क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम हम लेके आएंगे। और बाकी कैमको जो कि कैनेडियन कंपनी है, यूरेनियम के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर काम देखती है, वैसे ही कज़ातोम्प्रॉम मागी, दोनों ही यूरेनियम सप्लाई करेंगे टू इंडिया एज सून एज पॉसिबल। कनाडा का हमें पूरा डिटेलिंग पता है, पर कजाकिस्तान वाला नहीं है उतने डिटेल में। बाकी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें यूरेनियम खरीदना है, तो नंबर 1 तो वही कि हमें अपनी जो पावर जनरेशन है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करनी है। और 10 गुना ज्यादा बाय 2047 जितनी एनर्जी अभी के टाइम पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, वो लेके जानी है 10 गुना ज्यादा। बाकी फ्यूल की सिक्योरिटी चाहिए होगी। डिस्पाइट इसके हमारी जो झारखंड छत्तीसगढ़ वाली बेल्ट्स हैं, कुछ एरिया मेघालय वाला है, वहां पे यूरेनियम ऑक्साइड के रिजर्व्स अवेलेबल हैं, पर फिसाइल मटेरियल नहीं है वो। और आपने पढ़ा था रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अंदर कि कभी भी अगर एक ही कंपाउंड के अंदर बड़े सारे एलिमेंट्स आ जाएं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स चला जाता है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा तो पैसा भी उसके ऊपर ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस इंप्लाई करनी पड़ेगी। सेम यहाँ पे आता है,
जो आइसोटोप इंडिया के अंदर अवेलेबल है वो उतनी अच्छी क्वालिटी का भी नहीं है, आपको जो प्रोसेसिंग का यूनिट होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगाना पड़ जाता है, तो हमें इंपोर्ट ज्यादा सस्ता पड़ता है रादर देन वो हम पूरा का पूरा इंफ्रा सेट करें, तो हम खरीदने में ज्यादा बिलीव करते हैं इन केस ऑफ यूरेनियम। इसके अलावा डिपेंडेंस ऑन यूरेनियम इंपोर्ट, कहां कहां पे हम डिपेंडेंट है, तो देख लो इंडिया के पास यूरेनियम के डिपॉजिट्स हैं पर उसकी क्वालिटी बहुत कम है इफ कंपेयर टू जो आपका कनाडा का है। जैसे इंडिया के यूरेनियम का ग्रेड कितना आता है 0.02% टू 0.45%, इस टाइप का ग्रेड हमें यूरेनियम का मिलता है इंडिया के अंदर, पर वहीं पे ग्लोबल एवरेज यूरेनियम ग्रेड अगर देखोगे तो 1% टू 2% है, मतलब अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पे आपको इंफ्रा ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा इसके कंपैरिजन में, तो इंडिया ने बोला हमें खरीदना ज्यादा बेटर रहेगा रादर देन कि हम बड़े बड़े प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएं। अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर का बर्डन पड़ेगा, उसको बनाओगे उसके ऊपर कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो बोला कि हम खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इवन अगर कनाडा का ग्रेड देखोगे ना यूरेनियम के रिजर्व्स का, तो वो 15% तक भी जाता है, मतलब सुप्रीम क्वालिटी का यूरेनियम कहां से आ सकता है, फ्रॉम कनाडा, तो कनाडा की जो ग्रेड है वो ज्यादा बेटर है। बाकी इंडिया डिपेंडेंट है यूरेनियम के इंपोर्ट्स के लिए ताकि जो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो कंटिन्यूटी में वर्क करते रहे। इवन रशिया का ठीक ठाक कोलैबोरेशन, तमिलनाडु का एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसका नाम था कुंडन कुलम, तो कुंडन कुलम में रेगुलर सप्लाई होती है यूरेनियम की फ्रॉम रशिया टू इंडिया, और ये लाइफ टाइम एग्रीमेंट साइन कर रखा है उन्होंने, समझ लो लाइफ टाइम मतलब हमेशा चलता रहेगा रिलेशन, तभी रिलेशन इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रशिया के साथ। तो कुंडन कुलम ये याद रखना। इवन जो 6 न्यूक्लियर रिएक्टर था कुंडन कुलम का, वो लास्ट ईयर ही रशिया ने सप्लाई भी किया था। इसके अलावा रशिया ने अपना मोबाइल न्यूक्लियर रिएक्टर भी बना रखा है। 3 कैटेगरीज आपने देखी थी न्यूक्लियर रिएक्टर की, पहली कौन सी आती है, माइक्रो रिएक्टर्स की, स्मॉल नहीं है वो अगला है, डिफरेंस है, ये माइक्रो रिएक्टर्स है। नंबर 2 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एंड नंबर 3 जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनली आप देखते आ रहे हो बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट जिसके लिए एरिया बहुत ज्यादा चाहिए। यहाँ पे कितने से कम एनर्जी 20 मेगावाट, यहाँ पे 200 से लेके 300 मेगावाट। अब इसके बियॉन्ड 700 1000 जितनी भी होगी वो सारी कहाँ पे डेवलप होगी, न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये वाली जो कैटेगरी है मोबाइल होती है, आप इसको ट्रक्स के ऊपर लोड कर सकते हो, वो बड़े बड़े ट्रेलर होते हैं उसके ऊपर, आप इसको शिप्स के ऊपर लोड कर सकते हो, ये मोबाइल है। कल को इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड एक जगह से दूसरी जगह पे सप्लाई करनी है तो उसके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन से रहते हैं, माइक्रो रिएक्टर। और दूसरी तरफ आते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये स्टेबल रहेंगे एक जगह पे ही आप इनको बनाओगे, पर इसके अंदर यूनिट्स ऐड करी जा सकती हैं, और जिस दिन कैपेबिलिटी 300 मेगावाट से ज्यादा चली जाती है वो फिर किसमें एंटर कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर। और इवन यूएस भी अपना काम कर रहा है, जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर, आपको याद होगा हेल्यू करके एक फ्यूजन, आपने यूरेनियम का फॉर्म पढ़ा था, वो नेक्स्ट जनरेशन के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बना रहे हैं, तो इनके ऊपर सबसे ज्यादा काम आज के टाइम पे किया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर यूनिट्स ऐड भी करी जा सकती हैं, यूनिट्स यहाँ से कट ऑफ भी करी जा सकती है, प्लस एनर्जी की सप्लाई भी ठीक ठाक ये प्रोड्यूस कर देगा, तो 20 टू 300 मेगावाट्स तक। बाकी ये रिलायंस देख लो कहाँ कहाँ पे हैं बाकी की कंट्रीज। कजाकिस्तान का देख लो 2020 से लेके 2021 का डेटा दिया हुआ है कि 1000 मेट्रिक टन की क्वांटिटी कजाकिस्तान ने इंडिया को एक्सपोर्ट करी थी, यानी कि हमने खरीदी थी, इंपोर्ट करी थी, और कंपनी वही है कज़ातोम्प्रॉम। और 2020 और 21 का ही डेटा, कनाडा से हमने कितनी सप्लाई ली थी कैम्को कंपनी से ही, तो अगेन 1000 मेट्रिक टन तक का, मतलब हम ऐसा नहीं है पहली बार ये डील साइन कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने सप्लाई करी है। 2023 से 24 और 2024 से 25 उज्बेकिस्तान से भी हमने सप्लाई ली है यूरेनियम की, पर क्वांटिटी कम थी, 350 मेट्रिक टन 250 मेट्रिक टन। इनकी जो कंपनी आएगी दैट इज नवो यूरान, नवो यूरान जो है दैट इज कंपनी ऑफ उज्बेकिस्तान। कंपनीज के ऊपर सवाल पूछ लेते हैं कि ये कंपनी का ऑप्शन दे देगा, सामने कंट्रीज रहेंगी, तो आपने थोड़ा ध्यान से देख लेना इनको। बाकी रशिया का भी मेंशन करा है कि रशिया भी यूरेनियम सप्लाई करता है इंडिया के लिए, और वो जो इंडिया और रशिया ने कलेक्टिव एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के ऊपर काम करना शुरू करा था दैट इज कुंडन कुलम रिएक्टर, और यहाँ पे लाइफ टाइम सप्लाई एग्रीमेंट साइन हुआ है, मतलब चलता रहेगा जब तक जिंदगी है तब तक यूरेनियम की सप्लाई रशिया टू इंडिया आती रहेगी। एक पावर प्लांट के ऊपर ज्यादा फोकस है दैट इज कुंडन कुलम। इसके अलावा इंडिया का जो यूरेनियम प्रोडक्शन है और इंपोर्ट कितना रहता है किस कंट्री के थ्रू, वो भी देख लो एक बारी। अब जैसे आपने पीछे देखा कि जो ग्लोबल एवरेज ग्रेड बन के आता है यूरेनियम का वो 1 to 2% था, पर अकेला अगर कनाडा को देखोगे तो वो अप टू 15% चला जाता है, मतलब सुप्रीम क्वालिटी का आपको यूरेनियम अगर खरीदना है तो कनाडा बेटर ऑप्शन निकल के आती है। और ये किसने बताया, तो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
UCIL जिसको कहते हैं, तो इन्होंने ये डेटा दिया हुआ है। बाकी इंडिया के यूरेनियम और देखोगे तो ये वाली क्वालिटी अच्छी नहीं है। मतलब आप इसको ऐसे सोच के चलो कि हमें मिशन रिड्यूस करने हैं, पर बैकएंड पे आपको काम बहुत ज्यादा पड़ेगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली वो पड़ेगा। तो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव क्या माना गया? इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। और ये देख लो, प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा एक्सपांसिव है देन इंपोर्ट, तो वो बेटर है कि आप दूसरी कंट्री से खरीद ही लो। अभी के टाइम पे देखोगे तो 70% जो इंडिया की यूरेनियम की डिमांड है वो सिर्फ कहां से फुलफिल हो रही है? इंपोर्ट से। डिफरेंट कंट्रीज, रशिया आपने देखा, उज्बेकिस्तान, देन कजाकिस्तान, ये सारे एग्जांपल्स ऐड ऑन कर लेना। और इंडिया के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को भी इनडायरेक्टली कैम्को कंपनी सपोर्ट कर देती है। अभी देखेंगे कहां कहां पे हेल्प भी करी है। बाकी सप्लाई में डिसरप्शन ना आए तो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। सप्लाई की प्रॉब्लम आज के टाइम पे जियोपॉलिटिक्स में हमने बहुत ज्यादा देखी। इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपांशन इन इंडिया 2047 तक हमने टारगेट रखा है कि अभी जो एनर्जी 9 गीगावाट तक की कैपेसिटी हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उसको लेके जाना है अप टू 100 गीगावाट। इसके अलावा डोमेस्टिक यूरेनियम की जो सप्लाई है वो सिर्फ अभी 30% ही है, और फ्यूचर में शायद वो थोड़ी बहुत हेल्प आउट कर दे, बट स्टिल हमें इंपोर्ट्स करने ही पड़ेंगे। इंडिया का एनुअल यूरेनियम कंजप्शन अगर देखें वो 1500 से लेके 2000 टन तक चला जाता है, कि एटलीस्ट इतना तो हमें हर साल यूरेनियम चाहिए होता है। 2025 में अगर डेटा देखो, जो वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन ने डेटा प्रोवाइड करा है कि अराउंड 1884 टन इतना यूरेनियम का रिक्वायरमेंट इंडिया ने फेस करा, और ये आने वाले टाइम में शायद और ज्यादा इंक्रीज करेगा। ऑब्वियस ही बात है, डेमोग्राफी बढ़ी है, ज्यादा एनर्जी की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है, तो ये डिमांड भी बढ़ेगी। 5400 टन पर ईयर ये बढ़ती चलेगी आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो ये अगेन UCIL का भी एस्टिमेशन है। यूरेनियम माइनिंग इन इंडिया कहां कहां पे मिलेंगी? तो मेनली झारखंड और दूसरा आंध्र प्रदेश, पर इसके अलावा और जगहों पे भी थोड़े थोड़े चंक्स अवेलेबल हैं, जैसे मेघालय, राजस्थान, तेलंगाना। ओवरऑल अगर टोटल 5 स्टेट्स में से देखेंगे तो कुछ टोटल जो साइट्स निकल के आएंगी वो 7 यूरेनियम की साइट्स हैं जहां पे इस टाइम पे माइनिंग वर्क चल रहा है। देन आते हैं ये झारखंड की स्टोरी, जादूगुड़ा वाली, आपने काफी बार सुनी भी है। जादूगुड़ा, वहां पे जब ट्रक्स जाते हैं ना इस यूरेनियम ऑक्साइड को उठा के, और क्योंकि प्रोसेसिंग का काम जो है वो हैदराबाद में होता है, तो ट्रक के अंदर जब यूरेनियम ऑक्साइड वगैरह को लोड करा जाता है तो वो ओपनली जाता है पूरा। तो अब सी बात है, बीच में खड्डे आएंगे, क्योंकि रोड तो हमारे बिल्कुल प्लेन है नहीं, तो खड्डे आते हैं, वो उड़ेगा तो जमीन पे गिरेगा और ग्राउंड वाटर के साथ मिल जाएगा। आज के टाइम पे जो जादूगुड़ा की पॉपुलेशन है, एल्डर लोग भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, पर जो पिछली जनरेशन थी, आज से चौथी जनरेशन लास्ट सोच लो, जो परदादा वगैरह उनके चल रहे हैं, उनके ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े, पर जो अभी की प्रेजेंट जनरेशन है, जिनकी उम्र कोई 10 साल की है, कईयों की 18 है, कईयों की 20 है, वो कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं, कईयों के प्रॉपर लिम्स नहीं आए। तो वो जो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, आपको पता है वो चीज, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर में वो मिक्स हुआ, और साइड में तालाब वगैरह जो होते हैं, बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, वहां नहाते हैं, वहां पे वेस्ट मटेरियल डला होता है, वो सारा का सारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उनकी बॉडी में जा चुका है। तो आने वाली जो जनरेशन है उनकी, और इवन आधी जो जनरेशन है वो हिट हो चुकी है रेडियो एक्टिविटी की वजह से। न्यूक्लियर एनर्जी को आप बहुत अच्छा मानते हो कि साफ है, एमिशन लेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ नहीं आती, पर एक इनविजिबल सब्सटेंस हमेशा यहाँ से एमिट होता है, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी यहाँ से निकलती रहती है, आज की जनरेशन में वो नहीं दिखती, वो आने वाली जनरेशन में दिखती है। इवन पटियाला में भी बोला था न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए, पर अभी उसके लिए प्रॉपर इंक्वायरी होगी कि ये सुटेबल है जगह यहाँ पे बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, उसके बाद जाके पता लगेगा। इसके अलावा 4.3 लाख टन इतने हमारे पास रिजर्व्स हैं इस टाइम पे इंडिया के अंदर, जो आपने एरियाज देखे, और मोर देन 80,000 टन की माइंस एलोकेट भी कर दी गई हैं, जो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, वो माइनिंग का वर्क यहाँ पे कर रहे हैं। 40% जो इनमें से रिजर्व्स हैं वो ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लिए गए हैं, और यूरेनियम की एक्सप्लोरेशन अराउंड 15 स्टेट्स में ऑनगोइंग है, कि कहीं पे तो यूरेनियम निकल के आ जाता। इंपॉर्टेंस क्या है न्यू यूरेनियम डील की? तो नए एग्रीमेंट में जो हमने कैम्को और कजातोम्प्रॉम, जो कजाकिस्तान की कंपनी आ गई, उनके साथ करिए, वही रीजन है कि सप्लाई के लिए हम एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, सप्लाई के लिए भी डाइवर्सिटी अपने पास होनी चाहिए। तो मेन रीजन तो वही आ गया कि मल्टीपल सप्लाई के सोर्सेस हमारे पास अवेल हो। उसके अलावा स्टेबल न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई चलती रहे, क्योंकि इंडिया ने भी टारगेट रखे हैं कि हमने अपने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और ज्यादा फंक्शनल करने हैं। 2031-32 का ये टारगेट लेके चले हुए हैं कि SMR हम भी बना लेंगे। तो उसके लिए तो फ्यूल की सप्लाई कंटिन्यूटी में आपको चाहिए होगी। तो एक तो सप्लाई किसकी? यूरेनियम की। दूसरा, फ्यूल की जो सप्लाई अपने विद इन कंट्री चाहिए, वो भी बीच में ना रुके। और बाकी कनाडा ने बोला है कि इसी के साथ हमारे बायलेटरल रिलेशन भी इंप्रूव होंगे, साथ में इंडिया ने भी सेम ही स्टेटमेंट बोली, तो बायलेटरल रिलेशन भी इंप्रूव हुए। इसके अलावा न्यूक्लियर कोऑपरेशन देखोगे, क्योंकि आपने देखा 2020 से लेके 21
यूरेनियम की सप्लाई जो कनाडा ने इंडिया को करी है, कैम्को कंपनी अगेन, तो कितना था 1000 मेट्रिक टन तक का। वो डेटा आप मेंस के पेपर में यूज कर सकते हो एटलीस्ट। और ऐसा नहीं है ये कोऑपरेशन 2021 में भी, इन 1950s से चलती आ रही है। 1950s ही क्यों पड़ा यहाँ पे, क्योंकि इंडिपेंडेंट आप 1947 में हुए, तो उसके बाद का जो डेटा है वो थोड़ा सा आपने कंपेयर कर लेना होता है। तो डेट्स बैक, मतलब बहुत पुराने टाइम से ये न्यूक्लियर डील्स साइन, सॉरी यूरेनियम डील साइन होती है ये बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। इंडिया की जो साइरस कंपनी है ये भी कैनेडियन कोलैबोरेशन के साथ ही बनी थी। देन उसके बाद राजस्थान का जो एटॉमिक पावर स्टेशन है, कौन से वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट था, रावत भट्टा, ठीक है। तो ये वाला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे भी कैनेडियन असिस्टेंस रही है 1960s के अंदर, और आज के टाइम पे ऑपरेशनल भी है। इंडिया के यूरेनियम के इंपोर्ट सोर्सेस इंपॉर्टेंट कंट्रीज आ गई, कनाडा, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एंड रशिया। बाकी रशिया के साथ तो हमने लाइफ टाइम यूरेनियम सप्लाई का एग्रीमेंट साइन कर रखा हुआ है। और ये कुंडनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु का, वहां पे कमिटमेंट दे रखी है रशिया ने कि कॉन्टिन्यूटी रहेगी यूरेनियम की सप्लाई की। अब यूरेनियम कॉन्टिन्यूटी में आया तभी आप फ्यूल को यूज कर पाओगे, बाद में वो रॉड्स वगैरह में कन्वर्ट करा जाता है। बाकी और भी कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट्स शायद होंगे, अभी पक्का पता नहीं है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएस। ऑस्ट्रेलिया के साथ लिथियम को लेके ऑलरेडी है, कोबाल्ट को लेके ऑलरेडी है, यूरेनियम के भी बोले गए हैं। सेम विद यूएस। यूएस के साथ थोड़े रिलेशन अभी डिसरप्ट हुए, इस वजह से ऐसी डील्स के बारे में कोई भी बात हमने नहीं सुनी। इसके अलावा यूरेनियम माइनिंग की अपॉर्चुनिटी अब्रॉड तो क्यों जरूरी है, क्योंकि इंडिया एक तो अपने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बना रहे, नंबर 2 सप्लाई का फर्क ना पड़े, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, फ्यूल की सप्लाई कंटिन्यूटी में रहे, इसी वजह से हम डील साइन कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंडर हम अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी एडवांस कर रहे हैं। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें आपने किस तरह का इंग्रेडिएंट यूज करा, कूलेंट की फॉर्म में। कूलेंट क्या होता है, एक बड़ी सी मशीन है, वो बार बार गर्म होगी, तो उसको ठंडा करने के लिए आपको पानी चाहिए होगा। कभी पानी यूज करते हो, कभी ग्रेफाइट यूज करते हो। और आज की जो टेक्नोलॉजीज अपग्रेड होती चल रही है, उसमें D2O हो गया, H2O हो गया, इनका ज्यादा यूज कर रहे हैं। DTO मतलब हैवी वाटर, तो हैवी वाटर की तरफ ज्यादा शिफ्ट कर रही है। जो एडवांस कंट्रीज हैं जैसे रशिया हो गया, यूएस हो गया, ये D2O को अचीव भी कर चुके हैं। इंडिया ने भी कर लिया है, पर उतना ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर हम वर्क नहीं कर रहे अभी के लिए। तो सबसे पहले तो इंडिया ने 3 स्टेज के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम चला रखे हैं। वो जो आप टोटल 7 न्यूक्लियर रिएक्टर की साइट्स पढ़ते हो ना, वहां पे कौन कौन सी फॉर्म्स यूज करी जा रही हैं वो यहाँ पे अब लिखी होंगी। और इंडिया के पास याद रखना सबसे ज्यादा थोरियम के रिजर्व्स भी हैं। एंड थोरियम कहां से निकलता है, मोनाजाइट से। मोनाजाइट के अंदर आपने मल्टीपल एलिमेंट देखी थी, जैसे सीरियम था, नियोडाइमियम था, और इसी में थोरियम था। ये दोनों कैसी हैं, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स में काउंट होती है। और थोरियम किस में आ गया, ये आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज कर रहे हो, पर ये रेयर अर्थ एलिमेंट में नहीं काउंट होता। तो इंडिया के अंदर थोरियम के रिजर्व्स आपको ठीक ठाक मिलेंगे, सबसे ज्यादा मिलेंगे। तभी यूरेनियम को छोड़ के थोरियम को भी एज अ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देखा जाता है। यूएस की बड़ी सारी लेबोरेटरीज है जिन्होंने थोरियम के ऊपर ऑलरेडी काम करना शुरू भी कर दिया है। हम कहीं ना कहीं पीछे हैं, पहले तो एक्सेप्ट करनी पड़ती है चीज, नेसेंट स्टेज पे ही है। और 3-4 साल हो गए इन आर्टिकल्स को देखते देखते नेसेंट स्टेज पे ही चल रहे हैं कि रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन। कोई प्रैक्टिकली हमने एग्जामिनेशन नहीं करी हुई है थोरियम की, तो थ्योरेटिकली चल रहा है। नंबर 1 स्टेज 1 का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर, PHWR भी जिसे कहते हैं। इसमें यूरेनियम को एज अ फ्यूल यूज करा जाता है, मतलब एक्चुअल में जो फ्यूल यूज हो रहा है दैट इज यूरेनियम। आपके पास सुटेबल ऑप्शन वही रहती हैं, यूरेनियम आ गया, थोरियम आ गया, देन प्लूटोनियम आ गया। यूरेनियम, थोरियम एंड प्लूटोनियम। अब जब आप यूरेनियम को बर्न करना शुरू करते हो, उसमें जब आउटपुट्स निकल के आती है, उसमें से एक प्लूटोनियम भी निकल के आता है। तो ये जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, अब देखो इसमें लिखा है हैवी वाटर रिएक्टर, हैवी वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है D2O को, तो वो वाली फॉर्म यहाँ पे वाटर की यूज करी गई। तो सबसे पहले तो नेचुरल यूरेनियम को यहाँ पे फ्यूल की तरह यूज करा जाएगा। एक शॉर्टकट में देख लो, आपको पता है ना इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स के थ्रू आती है ना। ग्रिड्स में एक कंपनी आती है डिस्कॉम, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज, वही इलेक्ट्रिसिटी को हर घर में सप्लाई भी करती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, एक बड़ा सा चैम्बर होगा, इमेजिन करते चलना, इसके अंदर यूरेनियम की रॉड्स होंगी इस तरह से कि सारी रॉड एक साथ ना जल जाए, तो वो कंट्रोल्ड कैटेगरीज में रखी जाती हैं। तो ये आ गई यूरेनियम की रॉड्स, ये सारी यूरेनियम की रॉड है। इसके नीचे डला होता है कूलेंट, कूलेंट में वाटर भी डलता है, देन ग्रेफाइट वगैरह भी यूज कर लिया जाता है, डिपेंड करता है आपके पास कौन सी चीज ज्यादा अवेलेबल है। तो ये कूलेंट क्या करेगा, जैसे जैसे ये ज्यादा गर्म होगी मशीन, ये आपको ठंडक वहां पे प्रोवाइड करेगा। तभी ज्यादातर जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वो वाटर बॉडी के पास में बनाए जाते हैं, ताकि वाटर का सोर्स हमें अवेलेबल रहे। अब ये कूलेंट है, ये आपकी यूरेनियम की रॉड्स हैं, और ये मोबाइल होती हैं, कभी ये ऊपर जाएंगी, कभी ये नीचे भी आएंगी, ठीक है। जब ऊपर जाएंगी तो मतलब आपको ज्यादा न्यूट्रॉन नहीं चाहिए होते। इमेजिन करना,
एक एक्वेरियम है, यहाँ पे आपने मछलियां डाली हैं, पहले ये आराम से घूम रही थी, अब मैंने क्या किया, एक बीच में शीट रख दी, एक बैरिकेड इनको बना दिया, अब ये क्या करेंगी, घूम घूम के जाएंगी, लग रहा है ना ये चीज पता, ये अब घूम घूम के जाएंगी क्योंकि बीच में बैरियर आ गया, जगह कम बनी हुई है। वैसे ही आपकी यूरेनियम की जो रॉड्स होती हैं, जैसे ये सारी नीचे आ गई, मतलब आपको सप्लाई कंट्रोल करनी है, आप नहीं चाहते ज्यादा न्यूट्रॉन्स आपके पास आए, तो आप इसको नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो। बाकी डिटेलिंग आपने साइंस में कर ली, न्यूक्लियर टेक वाला हो गया ना लेक्चर, बस ठीक है, फिर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, बस मैंने आपको एक पर्पस बताया। यहाँ पे जो कूलेंट है, इवन न्यूट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। एटम देखा है आपने, इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा यूसेज किसका रहता है, न्यूट्रॉन का। ये न्यूट्रॉन ही डिसाइड करेगा कितनी एनर्जी आगे चल के प्रोड्यूस होगी, आगे चल के ये चेन रिएक्शन बनाते हैं जो इंसान को कंट्रोल करने आई है। पर न्यूक्लियर फीजन के केस में, फीजन का मतलब क्या होता है, कोई बड़ी चीज थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। अब ये कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कई बार यहाँ पे ये पानी ही क्या करता है, एब्जॉर्बेंट का भी काम करता है। एब्जॉर्बेंट मतलब ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेना है, जब एक्सेस में बन चुके हैं तो उसी को बोलते हैं कि चेन रिएक्शन को आपने कंट्रोल कर लिया। तो नंबर 1 कैटेगरी इज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इसमें नेचुरल यूरेनियम का आप यूज करोगे और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट में, प्लूटोनियम। और ये जो प्लूटोनियम है ये आगे वाले न्यूक्लियर रिएक्टर में कनेक्टेड होगा, दैट इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। मतलब एक जगह आपने प्रेशराइज्ड हैवी वाटर लगाया, यूरेनियम को इसमें एज अ फ्यूल की तरह यूज करा, जैसे पेट्रोल गाड़ी के लिए यूज करते हो, यहाँ पे आपने यूरेनियम का यूसेज करा। अब ये जो यूरेनियम है जलना शुरू करा, इसमें एक आउटपुट में क्या प्रोडक्ट निकल के आएगी, प्लूटोनियम। और यही प्लूटोनियम आगे जो रिएक्टर लगा होगा, दैट इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उसमें एज अ सोर्स की तरह यूज करा जाएगा, एज अ रॉ मटेरियल की तरह यूज करा जाएगा। तो पहले यूरेनियम, फिर इससे बाय प्रोडक्ट आई प्लूटोनियम। और जितने भी अभी हमारे करंटली न्यूक्लियर रिएक्टर्स वर्क कर रहे हैं वो सारे कौन से हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर वाले। सारे नहीं है, मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ द न्यूक्लियर, टोटल 24 है, 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, तो 24 के 24 तो आप याद नहीं करोगे कि कौन से में कौन सी कैटेगरी यूज हो रही है। तो ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर वाली हम यूज कर रहे हैं। इसके बाद नंबर 2 पे आया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। जो प्लूटोनियम पीछे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ने बनाया था, वो अब यहाँ पे यूज होगा एज अ फ्यूल। फ्यूल मतलब ये बर्निंग मटेरियल की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा। वहां के लिए वो बाय प्रोडक्ट थी जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर था, इसके लिए क्या करेगा, एज अ सोर्स की तरह एक्ट करेगा फॉर फ्यूल, फ्यूल का सोर्स रहेगा। अब इस केस में ये वाला जलेगा, प्लूटोनियम ज्यादा फिसाइल मटेरियल होता है क्योंकि इसमें जो कंजप्शन रहती है वो कम होती है और एनर्जी की आउटपुट ये ज्यादा लेके देता है। और प्रोटोटाइप न्यूक्लियर, अब प्रोटोटाइप बोला मतलब एज अ सैंपल अभी रखा हुआ है कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो तमिलनाडु का कालपक्कम रीजन के अंदर प्रोटोटाइप लिखा है। प्रोटोटाइप मतलब अभी आप इसमें एडवांसमेंट्स करने की ट्राई कर रहे हो, अभी पूरी तरह से नहीं बना हुआ है, अभी सिर्फ सैंपलिंग के लिए चीजें रखी हुई हैं। तो इसका प्रोटोटाइप कहाँ पे है, कालपक्कम तमिलनाडु के अंदर। थर्ड कैटेगरी आती है थोरियम बेस्ड रिएक्टर। थोरियम बेस्ड रिएक्टर बनाना जरूरी भी हो जाता है क्योंकि अपने पास सबसे ज्यादा रिजर्व्स थोरियम के हैं, तो इसके ऊपर हम डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। अब ये जो थोरियम है ये यूरेनियम 233 एज अ फ्यूल बनाता है, मतलब जब अब फिसाइल मटेरियल यानी कि जलने वाला मटेरियल थोरियम रहेगा, इससे आप यूरेनियम 233 को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे पीछे यूरेनियम से प्लूटोनियम आया था, यहाँ पे यूरेनियम का 233 वाला आइसोटोप माना जाएगा। अब यूरेनियम के बड़े सारे आइसोटोप हैं, 233 है, 235 है, 238 है, इंडिया के अंदर 238 वाला है और ये सबसे लो क्वालिटी का माना जाता है। 235 सबसे बढ़िया क्वालिटी, अगर 233 भी है ये भी चल जाता है, पर ये वाली क्वालिटी अच्छी नहीं मानी जाती है जो 238 है। अभी ये वाला तो अंडर डेवलपमेंट है, ऑपरेशनल नहीं है। तो लॉन्ग टर्म अगर सस्टेनेबल न्यूक्लियर एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी है तो हमें थोरियम रिएक्टर्स की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसके रिजर्व्स अपने पास हैं, तो पैसा भी बचेगा। जो चीजें आप खरीदने में इतना ज्यादा पैसा लगा दे रहे हो, 1.6 बिलियन यूएस डॉलर, इतनी सप्लाई जो 2027 से लेके 2030 तक की 35 तक की डिसाइड करी गई है कनाडा के साथ, तो पैसा भी तो जाएगा बाहर। तो थोरियम जब आपके पास है तो आप उसे डेवलप करें और फिर ऑपरेशनलाइज करें, उसी से आप सस्टेनेबल न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। तो ये जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, कॉन्सेप्ट अगर देखे कब आया था तो ये 1950s का आया हुआ है। समझ रहे हो, थोरियम के ऊपर डिस्कशन हो चुकी थी पर अभी तक ये बन नहीं पाया है, डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, डिस्क्रिपेंसीज चैलेंजेस बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारे पास मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अवेलेबल नहीं है, ये प्रॉब्लम्स इसमें आई हैं। बाकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जब भी आप पढ़ते हो 2 तरह की आती है ये, एक न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरी न्यूक्लियर फीजन। फीजन का मतलब है कोई बड़ी सी चीज थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। देन न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, छोटी छोटी चीजें थी वो बड़ी सी चीज बनाएंगे और दोनों ही क्या प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी और साथ में न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन डिसाइड करेगा अगले वाला कैसे बर्न करेगा। अब ये जो फ्यूजन है इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है इफ कंपेयर टू फीजन। पर इंसान ने जो कंट्रोल कर ली है वो कौन सी है? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ पे मिलती है? सन, स्टार, जितने भी ये लाइट वाली बॉडीज होती हैं ल्यूमिनिसेंट, यहाँ पे आपको न्यूक्लियर फ्यूजन होती हुई दिखती है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम और ट्रीटियम वाली फॉर्म है वो आपस में फ्यूज करते रहते हैं और फॉर्मेशन करते हैं हीलियम की प्लस एनर्जी प्लस न्यूट्रॉन की। ठीक है, तो ये बेसिक सा याद रख लेना। जैसे मैंने बोला कि यूरेनियम है, आप जो बोल रहे हो उसमें सिर्फ क्या ऐड करा होता है उस टाइम पे? न्यूट्रॉन। वो एक्सपेरिमेंट था जो पहली बार करा गया था। उसके बाद और एडवांस स्टडीज हुई हैं कि और क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स निकल के आती हैं। तो जब आप बेसिक करते हो तब तो यही वाला करना है कि यूरेनियम था जिसका एटॉमिक नंबर 92 था और 235 उसका एटॉमिक नंबर था, एक न्यूट्रॉन मारा था और फिर वो ऐड हुआ, वो 236 हो गया, फिर वो ब्लास्ट कर जाता है और उससे क्रिप्टॉन निकला, देन आपकी बेरियम निकल के आया और 3 न्यूट्रॉन निकल के आए। वो बेसिक कॉन्सेप्ट था जब शुरुआत में करी थी। उसके बाद बड़ी सारी रिएक्शंस कंडक्ट करवाई गई। 238 को 235 आइसोटोप के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है उसके ऊपर काम करा। प्लूटोनियम ज्यादा फिसाइल निकल के आया तो यूरेनियम से ही प्लूटोनियम कैसे बनाए उसके ऊपर काम करा गया। अगेन कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आएंगी, हमें पढ़ना जरूरी नहीं है पर ये स्टडीज कर ली गई हैं विद रिस्पेक्ट टू यूरेनियम ओनली। थोरियम के ऊपर अभी चल रही है स्टडीज। वो आप ठीक बोल रहे हो, जब पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था तो जो आउटपुट्स निकल के आई थी वो क्रिप्टॉन और बेरियम, साथ में 3 न्यूट्रॉन और साथ में एनर्जी रिलीज हुई थी। ठीक है, वो इनिशियल स्टेप था, फर्स्ट स्टेप। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट था आर्टिकल। डील मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर प्री में ऐसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आ जाती है कि कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, कितनी डिपेंडेंसी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। प्लस कंपनीज, कैम्को आ जाएगा सामने, कंट्री का नाम दिया होगा तो आपको पता होना चाहिए।